अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है मैमूना राजपूत ने लाहौर से। मैमूना कहती हैं कि आज मैं आपको अपनी अम्मी की वो कहानी सुनाने जा रही हूं जिसको हम सब आज भी याद करते हैं और ख़ानदान के लोग एक एक बात को डिस्कस करते हैं। जो मैं आपको नाम लिखने जा रही हूं कहानी में यही नाम ही बताइएगा। उनकी वालदा का नाम आयशा। मैमूना कहती हैं ये कहानी है उस वक्त की जब मेरी वालदा बहुत छोटी सी थी। एक ऐसे घर के अंदर उन्होंने आंख खोली थी जो मुल्तान के शहर में एक बहुत बड़ी फैमिली, एक ऐसी इज्जतदार फैमिली जिनके पास खुदा ने बहुत ज़्यादा पैसा भी दिया था, नाम भी था, इज्जत भी थी, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ था। उस घर में वालदा एक ऐसी बच्ची थी जो इंतहाई लाडली भी थी और अल्लाह ताला ने उसको बहुत हसीनो जमील बनाया था। लेकिन इन तमाम जरूरियाते जिंदगी होने के बावजूद अम्मी ने कभी भी बचपन से ही अपनी नमाज को इस तरह अपनाया था, अपने अल्लाह के साथ इस तरह रजू किया था कि छोटी होते हुए भी वो नमाजें 5 वक्त की तो नहीं लेकिन कोई ना कोई नमाज पढ़ लेती थी। कभी 1 टाइम की, कभी 2 टाइम की और कहती हैं कभी मैं 3 टाइम की भी पढ़ लेती थी। हमारी दादी अल्लाह उनको बख्शे बहुत ही नेक खातून, लोगों का ख्याल रखने वाली, और जब भी कोई इस घर में दाखिल होता तो दादी उनको कभी खाली हाथ न जाने देती। कोई रिश्तेदार भी आ जाता तो जबरदस्ती खाना खिला के उनकी खिदमत करके भेजती। ये वो दौर था जब बुजुर्ग घर का सरबराह होता था और सारे ना सिर्फ बुजुर्गों की बेइंतहा इज्जत करते थे बल्कि बुजुर्ग भी सबका बेइंतहा ख्याल रखते थे। अम्मी बड़ी होती गई और हर तरफ उनके हुस्न के चर्चे भी होते गए। लेकिन उन दिनों में जो बुजुर्ग होते थे बचपन से ही कुछ चीजें तय कर लेते थे कि ये जो बेटी का रिश्ता है हम खानदान के फलां लड़के के साथ इसकी शादी करेंगे, ये और बातें पहले से ही तय हो जाती थी। यूं लाहौर के अंदर मौजूद हमारे ताया जो अपने कारोबार के सिलसिले में लाहौर में शिफ्ट हो गए थे, एक घर उनका मुल्तान में भी था और एक घर लाहौर में भी था। उनके बेटे अहमद के साथ बचपन में ही, या अहमद नाम लिखा है, बचपन में ही बात तय कर दी गई कि आयशा और अहमद की आपस में शादी होगी। अहमद भी एक ऐसे घर में पैदा हुआ था जो बहुत ही फर्मा बरदार, वो भी शक्ल सूरत का बहुत अच्छा लड़का, मासूम सा लड़का, और उसके पास भी कोई दौलत, नौकर चाकर, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन उसकी परवरिश भी उसके माँ बाप ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से की थी। यूँ इन दोनों फैमिलियों के मौजूद बीच एक गैप थी, एक फैमिली मुल्तान में और एक फैमिली लाहौर में। लेकिन मिलना मिलाना ऐसा होता कि वो फैमिली लाहौर आती या ये लोग कभी मुल्तान जाते तो बच्चे एक दूसरे को देखते, एक दूसरे से शर्माते, और उनको बचपन से ही बता दिया गया था कि अहमद तुम्हारी शादी आयशा से होगी, और आयशा भी जानती थी कि उसकी शादी अहमद से होनी है। अहमद के दिल में क्या था, आयशा को देख के वो क्या सोचता था, कभी भी वो इसका इजहार नहीं करता था। वो एक शर्मीला सा लड़का था। लेकिन लोग कहते थे कि आयशा जिसकी भी बीवी बनेगी वो खुशकिस्मत होगा। ऐसी खूबसूरत और ऐसी नेक सीरत लड़की किस्मत वालों को ही मिलती है। यूं वक्त गुजरता रहा और फिर दादी की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। इलाज मुआवजा तो चल रहा था लेकिन उम्र का तकाजा भी ऐसा था कि अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। तो डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि इनको इलाज के लिए लाहौर लेके जाएं। लाहौर में भी घर मौजूद था, एक बहुत बड़ा घर, किसी चीज़ की वहाँ पे भी कमी नहीं थी। यूं
वालिद साहब अपनी वालदा को लेके, हाँ यानी हमारी दादी को लेके लाहौर गए। वहां पे उनका इलाज होना शुरू हो गया, लेकिन उनकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, वो कमजोर होती जा रही थी। वहीं पे उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहती हूं, मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं और मेरे होते हुए मैं अपनी आंखों से बच्चों की शादी देख लूं। आयशा को मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है, मैंने बहुत वक्त उसके साथ गुजारा है, आयशा भी मेरे साथ बहुत मानूस है, तो मेरी ख्वाहिश है कि अब बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। उस वक्त आयशा की उम्र 20 साल और अहमद 21 साल का था। डॉक्टरों से इजाजत ली गई कि क्या हमारी वालदा सफर कर सकती हैं, हम इनको लेकर मुल्तान जाते हैं। तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि अभी इस कंडीशन में नहीं है कि लंबा सफर कर सकें, अभी आप ऐसा सोचिएगा भी नहीं, कहीं ये ना हो कि हम मुकम्मल निगहदाश्त में इनको रखा हुआ है और उनकी देखभाल कर रहे हैं तो वहां पे शायद उनको इस तरह का ट्रीटमेंट भी ना मिल सके, इस तरह का इलाज भी ना मिल सके, तो बेहतर है उनको यहीं रहने दीजिए, अभी उनको यहां से कहीं ना लेके जाइए। दादी अम्मा को बताया गया कि डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि आप तो सफर नहीं कर सकती, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने आगे से मशवरा दिया, तो फिर ऐसे करते हैं, अहमद तो यहीं पे है, तो आप लोग साजो सामान लेके, जो भी शादी की तैयारियां हैं वो सारा कुछ लेके आप यहीं आ जाएं लाहौर और यहीं पे ही शादी कर लेते हैं। अमूमन तो यही होता था कि दूल्हा वाले बारात लेके दुल्हन के घर जाते थे और अपनी दुल्हन को लेके आते थे, लेकिन दादी अम्मा के कहने पे फैसला किया गया कि हाँ ठीक है, दुल्हन के कपड़े जेवरात जो कुछ बनाना था वो तैयारी करके मुल्तान से रवाना होते, वो लाहौर आ जाते, वहां पे आके स्टे करते और उसके बाद शादी की रसूमात वहां पे अदा की जाती। अब एक तारीख मुकर्रर कर दी गई आयशा के लिए, जो कुछ भी तैयार करना था, जेवरात ये वो, तेजी के साथ सारा काम होना शुरू हो गया। यहां तक कि उसका वो जोड़ा जो दुल्हन अपने उस दिन जिसके इंतजार में कई लड़कियां कई ख्वाब देखती हैं कि शहजादा उनको लेने आएगा और वो दुल्हन बनी बनी सजी संवरी बैठी होंगी एक लिबास पहन के, और वो शहजादा आएगा, हाथ आगे बढ़ाएगा और उनका हाथ थाम के उनको लेके जाएगा। तो वो दुल्हन का अरूसी लिबास भी वहाँ मुल्तान से एक ज़बरदस्त किस्म का तैयार कर लिया गया। यूँ सब तैयारियाँ मुकम्मल हो गई तो तकरीबन जो तारीख मुकम्मल की गई थी, जो फाइनल की गई थी, जिस तारीख को निकाह, रुखसती और अगले दिन वलीमा था, उससे तकरीबन कोई 8 से 10 दिन पहले इन लोगों ने लाहौर पहुंचना था। एक पूरी बस कराई गई रिश्तेदारों की और इनसे कहा गया कि आप लोग शादी से तकरीबन हफ्ता पहले लाहौर आ जाएं, सारी रसूमात वहीं पे होगी, खाना रिहाइश सब कुछ वहीं पे होगा। हम लोग क्योंकि 10 दिन 8 दिन पहले जा रहे हैं, कोई पहले भी आना चाहे तो वो हमारे साथ गाड़ी में आ सकता है, बाकी लोग आप हफ्ते बाद आइएगा। एक बड़ी फैमिली थी, काफ़ी रिश्तेदार थे। यूँ काफ़ी रिश्तेदारों ने कहा ठीक है, लाहौर जाना है, घूम फिर लेंगे, हम भी आपके साथ चलते हैं। तो इस तरह होते होते तकरीबन कोई 9 दिन पहले ही पूरी तैयारी हो गई। जो रिश्तेदार हफ्ते बाद आने थे वो भी अपनी तैयारियां करने लगे और वो दिन आ पहुंचा जब सारी फैमिलीज एक बस के अंदर सवार हो रही थी। ज्वेलरी, सारा सामान, दुल्हन की जितनी भी साजो सामान था, बाकियों का भी, सब अपने अपने बैग उस बड़ी सी बस के अंदर रख रहे थे और यूं रवानगी बारात थी। ये बस लाहौर के लिए रवाना हो गई। रिश्तेदार सारे फन कर रहे थे, गाने गा रहे थे, हल्ला गुल्ला था। एक बस के अंदर मुसलसल शोर था। 2 लोग थे जो इस बस के अंदर सिर्फ खामोश थे, एक बस चलाने वाला ड्राइवर और उसके साथ उसका कंडक्टर। बाकी सब आपस में बातों करने में मशगूल थे, हल्ला गुल्ला करने में। खातून, बच्चियां सब कह के लगा रहे थे, गाने गा रहे थे। बस के अंदर ऐसा समा था जैसे अभी से ही खुशी शुरू हो गई हो। छोटे छोटे बच्चे भी थे। बस चलती रही और किसी बच्चे को बहुत जोर का सुसु आ गया।
उसने माँ से कहना शुरू कर दिया कि मुझे सुसु आया है, सुसु आया। बच्चों को तो कभी भी आ सकता है, रास्ते में वालिदैन करा के निकले थे, बच्चे कह देते हैं नहीं जी अभी नहीं आया, लेकिन किसी वक्त कह देते हैं जी आ गया। ऐसी समाज जब बना तो उन्होंने कहा जी बच्चे को इस तरह बार बार वो आ गया है तो क्या किया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, आगे रास्ते में कोई भी ऐसा कोई होटल वगैरह आता है तो वहां पे रोक लेते हैं। बस एक वीराने से ही गुजर रही थी कि आगे कुछ रोशनियां सी नजर आई, एक छोटा सा शायद कोई होटल था, बस उस जगह पे जाके रुक गई। उसके साइड पे 2 छोटे वॉशरूम बने हुए थे। वो फैमिली बच्चे को लेकर निकली तो उसके साथ साथ 1-2 लोग और भी उठ गए कि पता नहीं आगे कहां बस रुकेगी, चलो हम भी चले जाते हैं। यूं करते 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 एक दूसरे के पीछे तकरीबन सारी ही बस नीचे उतर गई कि काफी देर होगी ये बैठे हुए। अपनी ही बस थी, कोई टाइम का तो मसला नहीं था कि लेट हो जाएंगे, जल्दी पहुंचना है, स्पेशल बस थी तो चलो जरा चहलकदमी कर लेते हैं। तो कुछ लोग नीचे उतर गए, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई चहलकदमी कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता सब वॉशरूम की तरफ भी जाना शुरू हो गई। यूं दुल्हन भी नीचे उतर गई, वो अकेली बस में क्या करती, वो भी वॉशरूम से हो ली और वहीं पे वो लोग चाय पीने के लिए कुछ लोग रुक गए। वो असल में एक होटल सा था, कच्चा सा बना हुआ होटल जिसकी रोशनियां जल रही थी। उसके इर्द गिर्द पीछे दरख्त ही दरख्त थे, दरख्तों के बीच में घिरा हुआ एक ऐसा होटल जिसके सामने काफी पार्किंग की जगह थी, शायद बड़े बड़े ट्रॉले ट्रक वहां पे रुकते थे, और उसकी चाय बहुत मशहूर थी। ड्राइवर जानता था इसलिए ड्राइवर ने उस जगह पे रोका था, खुद भी वो वहां पे चाय पीना चाहता था। उतरते ही ड्राइवर और कंडक्टर चाय पीने चले गए और कुछ लोग उनसे बोले क्या यहाँ की चाय अच्छी है, तो ड्राइवर बोला स्पेशल चाय, मस्त चाय, हम तो जरूर यहां से पीते हैं। तो बाकी लोग भी चाय पीने में लग गए और यूं हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं, शदीद सर्दियां नहीं थीं, हल्की हल्की सर्दियां थीं। अब बाहर माहौल ठंडा सा हो रहा था। यूं छोटे बड़े सारे ही चाय पीने में लग गए। चाय मुकम्मल हुई और चलते हुए फिर से वो सारे बस के अंदर आना शुरू हो गए। अपनी अपनी सीटों पे जाकर जब बैठ गए तो फैमिली का एक शख्स उठा और उसने सबसे पूछना शुरू कर दिया, हाँ भाई सारे आ गए, देखो किसी का कोई नीचे रह तो नहीं गया। सब ने इधर उधर चेक किया और उन्होंने कहा हाँ जी, सब के सब गाड़ी में सवार हो चुके हैं। यूं गाड़ी रवाना हो गई। अभी गाड़ी को चलते हुए थोड़ी ही देर हुई थी जिसकी खिड़कियां टोटली बंद थीं, जिसके अंदर एक हल्की सी गर्माइश थी, एक हीटर से चल रहा था क्योंकि बाहर ठंड थी और तेज चलती हुई बारिश की खिड़कियां खुली होती तो अंदर भी काफी ठंड हो जाती। तो वहीं पे उन शीशों के बाहर, जब बाहर ठंड होती है तो एक फोग सी जम जाती है, शीशों के ऊपर फोग सी जमी हुई थी कि अपनी सीट पे बैठी हुई आयशा, जिसने अभी एक आम से कपड़े पहने थे, जिसकी शादी होने जा रही थी, दुल्हन का लिबास वहां पे जाके पहनती, वो अपनी मां से बोली मेरे सर में दर्द हो रहा है। मां ने कहा क्या हुआ, क्या कुछ खाया नहीं था, ये क्या किया? मां जिस तरह पूछना शुरू होती है, उसने कहा सब कुछ उसी तरह रूटीन में किया जिस तरह करती हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे सर में दर्द है। मां ने कहा लेट जाओ, तुम सो जाओ। इस अंदाज में उसने, मां ने आयशा का सर अपने कंधे पे रखा और थपकना शुरू हो गई कि ये लेट जाए, लेकिन आयशा लेटी रही, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद फिर से मां से बोली मेरे सर के दर्द बढ़ता जा रहा है। तो वालिदा ने कहा रुको मैं तुम्हें टैबलेट देती हूं। यूं सर दर्द की गोली मां ने निकाली, पूरा सामान लेके गए थे, बच्चे भी थी, फैमिली भी थी, इस तरह की चीजें उस लोग लेके निकलते थे। उसको टैबलेट दी गई, उसने खा ली, लेट गई, लेकिन अभी तक वो कही जा रही थी कि हाय मेरा सर दुख रहा है। टैबलेट खाने के बावजूद भी उसका सर दुखे जा रहा था। यूं आयशा के चचा को, वालिद को बुलाया गया कि आयशा के सर में काफी देर से दर्द हो रहा है, टैबलेट भी दे दिए लेकिन ये हाय हाय करी जा रही है, पता नहीं क्या हुआ है। तो वालिद बोले बेटा सब खैर है ना? तो वो बोली हाँ बाबा बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। और उसकी हालत को देख के भी लगता था कि उस सर दर्द की वजह से उसका चेहरा उतर सा गया है, थकी थकी से, अजीब सा है, जैसे उस दर्द की तकलीफ की वजह से बर्दाश्त से बाहर हो रहा है।
अब रास्ते में तो कोई डॉक्टर था नहीं कि बस को रुकवा के डॉक्टर के पास लेके जाते। उन्होंने कहा बस बर्दाश्त करो। कोई सर दबाने के लिए मशवरा देना शुरू हो गया कि सर पे कपड़ा बांध दो, किसी ने कहा सर दबाना शुरू कर दो। ऐसे सबको पता लग गया कि दुल्हन के सर में दर्द हो रहा है। खैर सब केयर करना शुरू हो गए और रास्ता ख़त्म होता जा रहा था। गाड़ी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन आयशा के सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। वो जाग रही थी, उसको नींद भी नहीं आ रही थी। काफ़ी लोग अब बस के अंदर सो चुके थे। रात थी, वाहिद आयशा थी जो मुसलसल जाग रही थी और उसके मुंह से एक आवाज़ निकल रही थी, हाय मेरा सर। और तकलीफ़ के बायस वो हाय हाय की आवाज़ें निकाल रही थी। और माँ थी जो मुसलसल उसको संभालने में लगी थी। जैसे कैसे करके खैर गाड़ी लाहौर में दाखिल हो गई। सुबह हो चुकी थी, आयशा सो गई थी। कब उसको नींद आई थी कोई नहीं जानता था। सब ने पूछना शुरू कर दिया, अब कैसी तबीयत है आयशा की? तो वालिदा ने कहा सो गई है, सो रही है। यूं गाड़ी के अंदर अब एक खामोशी थी कि आयशा सो रही है तो बेहतर है। रात हल्ला गुल्ला सब ने कर लिया, अब सुबह हो रही है। सुबह कौन हल्ला गुल्ला करता, सब रिलैक्स होके बैठे हुए थे। और लाहौर की सड़कों से गुजरती हुई, मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरती हुई बस उस घर के बाहर पहुंच गई जहां इन्होंने रुकना था। और उसके बाद सब बस से उतरना शुरू हो गए। आयशा भी उस बस से जब नीचे उतर रही थी तो फिर से उसके सर के अंदर दर्द शुरू हो गया था। जब तक वो सोई रही थी उसका सर बिल्कुल ठीक था, लेकिन नीचे उतरते ही फिर से उसने कहना शुरू कर दिया, फिर से मेरा सर दुख रहा है। सारी फैमिली घर की तरफ रवाना हो गई। ये इतना बड़ा घर था जहां पे इस तरह का एहतमाम किया गया था कि मर्दों के लिए अलग से जगह बनाई गई थी और औरतों के लिए अलग से कमरे मुख्तस किए गए थे जहां पे औरतें कयाम करती। अभी सारे जाके बैठे, काफ़ी ज़्यादा लोग थे। अभी शादी को तो काफ़ी टाइम था, वक्त से पहले सारे आ गए थे। तो वहीं पे ही एहतमाम पहले से उनके लिए किया गया था, खाने पीने का, चाय का ये था। वो जैसे ही पहुँचे सब खाने पीने में, बच्चे को खिलाने में किस में लग गए। लेकिन आयशा को लेके माँ कमरे में दाखिल हुई क्योंकि आयशा को अभी भी केयर की ज़रूरत थी। माँ ने कहा कुछ खा लो, शायद सर का दर्द उससे ठीक हो जाए। ज़बरदस्ती माँ ने उसको कुछ खिलाया, टैबलेट दी और उसको सुला दिया। आयशा सो गई। सब खैर खैरियत से पहुंच गए थे। दादी अम्मा भी उसी घर में थीं, बहुत खुश थीं। घर के अंदर एक रौनक लग गई थी। भगवानपुरे के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा घर जो उनका, जिसका सहन इतना बड़ा था, जिसके अंदर लॉन भी बहुत बड़ा था और एहतमाम इस तरह किया गया था कि घर के बैक साइड जो थी वहां पे भी कुछ कमरे बने हुए थे। उन कमरों के अंदर भी बिस्तर वगैरह लगा दिए गए थे। ऊपर वाले पोर्शन में भी बिस्तर लगाए गए थे, नीचे वाले पोर्शन में भी लगाए गए थे। और बाकी कुछ अगर मेहमान बच गए थे तो बिल्कुल एक साथ वाला मकान खाली कराया गया था जो उनके करीबी का था और कुछ दिनों के लिए रिहाइश वहीं पे रखी जानी थी। अब सब अपने अपने कमरों में बिस्तर पे जा चुके थे, अपने अपने बैग सेट कर चुके थे। उनको बता दिया गया था कि ये आपका कमरा है, जब तक शादी ख़त्म नहीं होती आप यहीं पे रहेंगे और आपको खाना पीना और ये बाथरूम सारा इस्तेमाल के लिए है। सब अब घर के अंदर एक खुशियाँ शामिल हो चुकी थीं। लोग थके हुए थे, कुछ लोग लेट गए। पहला दिन था, सफ़र बहुत लंबा किया था, यहाँ तक कि शाम हो गई। लोग उठे, फिर से खाने का एहतमाम था, खाना खाया गया। और जब रात हुई तो ढोलक निकाल दी गई कि अब शादी वाला घर है, क्यों ना ढोलक बजाई जाए। और ठंड सर्दी को ख़त्म करने का ये एक ज़बरदस्त तरीका था कि सारे जमा हों और ढोलक बजाई जाए। आयशा भी उठ चुकी थी। आयशा के सर का दर्द काफ़ी हद तक बेहतर था। अब वो फ्रेश फील कर रही थी कि वहीं पे ढोलक बजाई गई और सब ने बैठ के गाने वगैरह गाए। अहमद बेचैन था अपनी दुल्हन को देखने के लिए, लेकिन उसके दिल के अंदर क्या था वो किसी को भी बताने को तैयार नहीं था। वो शर्मीला सा था। वो बहाना ढूंढना चाहता था कि कोई मौका मिले और वो घर में दाखिल हो सके और एक निगाह अपनी दुल्हन को देख सके। और यूं एक मौका उसके हाथ आ ही गया और वो चलता हुआ घर में दाखिल हुआ। अब वो उसी का ही घर था। सिस्टम इस तरह का बनाया गया था कि जब रुखसती होगी तो दुल्हन उसके हवाले होती, उससे पहले तो दूर ही रखा जाता है। लेकिन वो मेहमान जहां पे मर्दों को रखा गया था वहां उसका ही बिस्तर लगाया गया था। मर्दों वाली साइड पे उसका भी बिस्तर था।
ताकि वो पर्दा रहे। एक शादी से पहले जो एक लड़का और लड़की को दूर किया जाता था उस दौर की रस्म रिवाज के हिसाब से, तो इसलिए उसको मर्दों वाली साइड पे रखा गया था। और वो बहाना ढूंढने के लिए जब उसको पता लगा कि आयशा का सर में दर्द रहा है और इस तरह रहा है, तो वो रात को दाखिल हुआ। ढोलक बजाती लड़कियां और गाने गाती लड़कियों के साथ आयशा साथ बैठी थी। उसने आयशा को देखा तो उसका चेहरा खिलखिला उठा। वो वाकई अपने आप को दिल ही दिल में खुशकिस्मत समझता था कि ऐसी खूबसूरत बीवी उसके हिस्से में आई थी। घर में खूब हल्ला गुल्ला चल रहा था। घर में से कोई भी नहीं जानता था क्या आफत आ चुकी है या क्या आफत आने वाली है। सब खुशियों में मसरूफ थे कि वहीं पे पहली आफत आ गई।